नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनक्वर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। जैसे कि जोन वाइज वैकेंसी, फॉर्म बनते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखा है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो पूरा नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ा है और फिर उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस वीडियो में शामिल किए हैं ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों मैं एनटीपीसी की जो पिछली वैकेंसी थी 2019 उसमें सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं एसएससी सीजीएल में जॉब करता हूँ, इसलिए मैंने सीट वेस्ट नहीं की थी। तो दोस्तों मुझे जो एक्सपीरियंस है फॉर्म भरना, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है और किस प्रकार से हमें आगे तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला जो एनटीपीसी का जो मेन पेज है उस पे जो लोगो है ये है सेंट्रल एम्प्लॉयड जो CEN 05/2024 है आरआरबी एनटीपीसी का, जो कल नाइट को कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन वेबसाइट, यानी कि दोस्तों कल लगभग 6-7 बजे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया था। तो डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन आउट हो कल क्या डेट है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट है, यानी कि 14/9/2024 से। और दोस्तों क्लोजिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 13 अक्टूबर तक ही एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद में एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे। डेट ऑफ फीस, यानी कि आप जो फीस हैं वो कब तक जमा करा सकते हैं, 14/10 से 15/10 तक, यानी कि 2 दिन का टाइम है। अगर आपका किसी भी वजह से पेमेंट नहीं होता तो आपको ऑनलाइन फॉर्म के क्लोजिंग के बाद भी 14 और 15 तारीख को टाइम दिया गया है ताकि आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपका दोस्तों किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है तो आरआरबी के द्वारा एक अच्छा दिया गया है ताकि आप उस फॉर्म को ठीक कर सकते हैं बाद में। तो 16/10 से 25/10 के बीच, यानी कि आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है, उस टाइम में आप फॉर्म को ठीक कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो। दोस्तों एनटीपीसी के अंतर्गत जो जो पोस्ट शामिल की गई है इस बार वो है, पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट है जो किस लेवल के अंतर्गत आता है, लेवल 6 की जॉब है, जिसका जो इनिशियल पे है, यानी कि आपकी जो जिस दिन आप पोस्ट पे ज्वाइन होंगे उसकी फर्स्ट मंथ सैलरी की जो बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, 35,400 बेसिक पे से बनेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए दोस्तों B2 वाला चाहिए। हम आगे जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे कि B2 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, A2 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको भी ध्यान में रख के ही आप फॉर्म को फिल करना और पोस्ट प्रेफरेंस भी इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही करना। और दोस्तों जो प्रिस्क्राइब एज है, यानी कि नॉर्मल एज 18 से 33 के लिए मांगी जाती है और एज जो काउंट की गई है दोस्तों इसको ध्यान में रखना, 1/1/2025 तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कोविड-19 के कारण 3 ईयर्स का एज रिलैक्सन दिया गया है, वो सभी को दिया गया है। यानी कि नॉर्मल जो नोटिफिकेशन आता है उसमें 18 से 33 ईयर का होता है, लेकिन 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है, छूट दी गई। तो आपकी जो एज है वो 18 से 36 वालों को काउंट किया जाएगा इसमें, यानी कि 1/1/2025 तक आप इस एज के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट जो टिकट सुपरवाइजर है उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1736 है। स्टेशन मास्टर की 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि जिसे गुड्स गार्ड बोलते हैं उसकी 3144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की दोस्तों 732 है। टोटल इस बार जो वैकेंसी है दोस्तों 8113 है। 8113 है दोस्तों। पिछली बार लगभग 35-36 हज़ार वैकेंसी थी, जिसका बहुत ही कम वैकेंसी है इस बार। और हमें प्रयास करना चाहिए या इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है ताकि वैकेंसी बढ़े, क्योंकि इतने बड़े रेलवे जोन में इतनी सी वैकेंसी आना एक बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। क्योंकि इतने एनटीपीसी पिछली बार एनटीपीसी लगभग 1-2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था और यहाँ वैकेंसी है 8000। तो दोस्तों कितना बुरा कंपटीशन है इसको आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों,
इस स्लाइड में दोस्तों मैंने इधर जो आरआरबी के जितने भी जोन से वैकेंसी जो आरआरबी नोटिफिकेशन दी गई है उसको दिया है, और जो जिस जिस पोस्ट की वैकेंसी है, जैसे कि ये जो पोस्ट है मैंने पहले बताया था, उन पोस्ट की वैकेंसी है जोन वाइज, जिसको आप देख लेना। इसी चीज़ को देख के आप फॉर्म भरना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहमदाबाद से 157 है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, स्टेशन मास्टर की 71 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 244 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ से 0 पोस्ट है, सीनियर कलेक्टर कम टाइपिस्ट की 44 पोस्ट है, और टोटल 516 पोस्ट है किससे, अहमदाबाद जोन से। तो इस प्रकार आप जोन वाइज वैकेंसी देख लेना, इसी चीज़ को देख के आप आगे फॉर्म फिल करना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है। दोस्तों जब भी आप फॉर्म भरें तो मेन चीज़ है आपका मोबाइल नंबर, वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, और जो भी मोबाइल नंबर हो गया ईमेल आईडी होगी, क्योंकि यही आगे जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके पास सूचनाएं हैं वो मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा, ईमेल आईडी पे इन चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। आप डीवी कराने जाएंगे, आपके एग्ज़ाम होगा, उस सब की जो अपडेट है आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा और ईमेल आईडी पे मिलेगी। तो अपनी ईमेल आईडी और अपना ईमेल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आगामी जितनी भी कोई भी आप फॉर्म भरे, कोई भी किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ताकि आप सेम मोबाइल नंबर और सेम आईडी रखें, ताकि आपको बाद में इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी चीज़ हैं जिससे आपको हर स्टेज पे इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस चीज़ का ध्यान में रखना। दूसरा है दोस्तों, आपको अगर आपने 2024 में अगर आरआरबी का कोई नोटिफिकेशन, जैसे कि जेई का आया था, आरआरबी जेई हो गया और लोको पायलट हो गया, इनका अगर आपने फॉर्म भरा है और जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, अगर वो आपके पास अकाउंट है तो आप उससे ही लॉगिन करके, उसी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उससे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास CAN नोटिफाई इन 2024, अगर आपके पास 2024 में कोई अकाउंट क्रिएटेड है तो उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस 2024 में क्रिएटेड अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, न्यू अकाउंट बना रहे हैं, तो ध्यान रखना उसमें आप मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि आप अकाउंट क्रिएट में जो भी बेसिक चीज़ डालेंगे, 10th की जो नेम है, जो भी आपके फादर्स मदर्स नेम है, आपका जो रोल नंबर है, वो चीज़ डालेंगे, वो कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेज पर आपका चेंज नहीं होगा। तो मेन है अकाउंट क्रिएट करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी गलती ना करें, उसको लास्ट फाइनल देख के ही आप उसको फाइनल सबमिट करें। तो ये तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। इस स्लाइड में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो स्टेज ऑफ एग्जाम है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों जो स्टेज पहले आपका फ्री होता है, यानी कि पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CBT होगा। फिर उसके बाद में कुछ पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग होगा, कुछ के लिए एग्जाम होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के लिए तो कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह के इसमें दे नहीं रखा। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी इनके लिए आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है। यानी कि जो क्लरिकल जॉब है उसके लिए आपको टाइपिंग के लिए तैयार रहना है। और जो NTPC का टाइपिंग है वो दोस्तों सबसे हार्ड टाइपिंग के अंतर्गत काउंट किया जाता है। पिछली बार भी NTPC का जो टाइपिंग रहा था उसमें जो बैक स्पेस है वो अलाउ नहीं थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और दोस्तों जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के लिए आपको जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो वैकेंसी की 15 गुना बुलाए जाएंगे। यानी कि प्री में 15 गुना लोगों को पास करेंगे ताकि मेंस दे सकें। फिर दोस्तों अगर मेंस के 8 गुना आपको आगे बुलाए जाएंगे, आगे जो टाइपिंग है उसके लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा आगे स्टेज में। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना। कितने 15 प्री में 15 गुना और मेंस के लिए टाइपिंग के लिए 8 गुना आपको बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग NTPC में दोस्तों 1/3 रहती है, प्री में भी 1/3 रहेगी और मेंस में भी 1/3 रहेगी। इस चीज़ का ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार का होना है उस चीज़ को देख के ही आप फॉर्म भरना दोस्तों।
तो दोस्तों आगे जो स्लाइड आएगी उसमें मैं बता दूंगा कि A2 किस पोस्ट के लिए चाहिए, A3 किस पोस्ट के लिए चाहिए, B2 किस पोस्ट के लिए चाहिए और C2 किस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए आपका। आप देख सकते हैं कि A2 के अंतर्गत फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट है, यानी कि फिजिकल फिट तो सब में ही होना चाहिए, लेकिन A2 के अंतर्गत किस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, डिस्टेंस विजन 6x9 विदाउट ग्लासेज, नो फॉगिंग टेस्ट, यानी कि आपका जो विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, आपकी आंखों पर ग्लासेज यानी कि चश्मा नहीं होना चाहिए, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बेनिकुलर विजन और नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन चीज़ों को देख लेना, A3 में क्या क्या शामिल किया गया है, B2 में क्या क्या शामिल किया गया और C2 में क्या क्या शामिल किया गया। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि A2 किसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, A3 किसके लिए चाहिए और B2 और C2 किसके लिए चाहिए। तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉर्म करना, अगर आप इस प्रकार से एलिजिबल हों तो ही उस पोस्ट को आप फर्स्ट रूप में प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीड टू करेक्ट रेफ्रिजरेटरी एरर आर नॉट एलिजिबल पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 इन दिस CN, यानी कि A2 और A3 के अंतर्गत जो पोस्ट शामिल हैं उसके अंतर्गत आपने किसी भी प्रकार की आंखों की सर्जरी करा रखी है, लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो दोस्तों A2 और A3 में इस किसी भी प्रकार की सर्जरी के अगर आपकी हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन B2 और C2 में आप एलिजिबल हैं, यानी कि आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 में इस प्रकार के लिए आप एलिजिबल हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड सेल अप्लाई टू एक्स सर्विस, ये एक्स सर्विसमैन का दे रखा है और ये PWD कैंडिडेट का दे रखा है, जो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एज लिमिट, यानी कि आपकी जो एज काउंट की गई है वो 1/1/2025 से एज काउंट की गई है। दोस्तों एज ग्रुप यानी कि 18 से जो 36 एज मिनिमम, इस बार क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया कोविड-19 की वजह से, जो अच्छा है जो भी आस्पेरेंट हैं उनके लिए। तो एज 18 से 36 यानी कि उनका UR और EWS 2/1/1989 और OBC और नॉन क्रिमिलेयर के लिए 2/1/1986 है और SC/ST के लिए है 2/1/1984। ये इनका एज लिमिट है, यानी कि इसके बाद इससे पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप उससे 18 से 36 एज में आएंगे नहीं। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेस देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी 1/1/2000, यानी कि लोअर दे कि अगर इसके बाद से आप हो तो आप 18 साल के नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। और एग्जामिनेशन जो फीस है वो दोस्तों फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज है, यानी कि जो सभी कैटेगरी के लिए 500 है, ST SC SC को छोड़कर, है ना, एक्स सर्विसमैन, यानी कि फॉर PWD कैंडिडेट, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेज और SC ST मिनोरिटी कम्युनिटी, इनके लिए 250 रुपये फीस है, बाकी सभी के लिए कितना है 500 रुपये है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दोस्तों जो भी भाई बहन अगर जॉब कर रहे हैं पहले से हैं उनके लिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नो ऑब्जेक्शन यानी कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC फॉर द सर्विंग एम्प्लॉय, यानी कि जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनको अपने डिपार्टमेंट में दोस्तों पहले से फॉर्म भरने से पहले आप इंटीमेशन दे दो कि हम इस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो हमें NOC देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप अपने भी जो भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उसके लिए NOC दे दें, क्योंकि यहाँ सीधे से रूप से लिखा हुआ कि कैंडिडेट serving including those undergoing induction training or probation in any central and state government department including railway or public sector undertaking may apply directly to RRB duly informing their employee. Short listed candidates should produce NOC from the employee during document verification. अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम फेलिंग विच कैन देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम NOC नहीं दे पा रहे हो तो आपकी जो कैंडिडेट है, यानी कि आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुए हो जिस पोस्ट पर, वो आपको कैंसिल माना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, सीधा स्ट्रिक्टली यहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों इसमें दे रखा है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा। पहला दे रखा है रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल बी इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि CBT फर्स्ट होगा, फिर CBT 2 होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। इसी के बाद में इन सारी चीज़ों में अगर आप क्वालिफाई हैं उसी के बाद में आपको फाइनल पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
दोस्तों फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड यानी कि जो CBT फर्स्ट होगा उसमें जो टाइमिंग है वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें जीके के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग के कितने आएंगे 30 क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट फॉर PWD कैंडिडेट यानी कि जो PWD कैंडिडेट हैं स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनको इसमें छूट है टाइमिंग की, उन्हें 120 मिनट मिलेगा। यानी कि हमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 100 क्वेश्चन कितने मिनट में 1.5 घंटे में यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों पहले बताया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए द नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर फर्स्ट स्टेट CBT शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT, यानी कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा CBT फर्स्ट उसको क्वालिफाई के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो भी मार्क है उसका नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपको CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्ट CBT सेकेंड स्टेट CBT अवेलिंग फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ, यानी कि जो रिजर्वेशन बेनिफिट है कैटेगरीज वाइज वो तो उनको मिलेगा ही। यहाँ पर दोस्तों ये है सिलेबस मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं किन किन टॉपिकों को शामिल किया गया है, और जो भी ये टॉपिक शामिल किया है दोस्तों इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले है प्रीवियस सर्च। आपका प्रीवियस ईयर से इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको आंसर तक याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस में आप मैथ में क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो पैटर्न है सवाल का जो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर आपका अच्छे से होना चाहिए, और इस जो टॉपिक शामिल किए गए हैं मैथ में उसमें प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये टॉपिक शामिल किए गए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि जनरल अवेयरनेस को इतना देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड स्टेट, यानी कि आप अगर CBT फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद में आप CBT 2 देंगे। तो CBT 2 के लिए जो वह है वो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स ऑफ वाइज कम, मतलब जो भी कैटेगरीज वाइज है कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ द पोस्ट नोटिफाई अगेंस्ट द RRB हैज पर ईयर फर्स्ट स्टेज CBT। हाउएवर यानी कि आपका 15 गुना तो प्री के लिए प्री में क्वालिफाई करेंगे, किसके लिए मेंस के लिए, यानी कि CBT 2 के लिए 15 गुना, और CBT 2 में 8 गुना बुलाएंगे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया गया है। मेंस का जो सिलेबस है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न है वो ही 90 मिनट है, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग के आएंगे, यानी कि 70 ये हो गए, और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन हो गए। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं, और वहाँ टोटल कितने क्वेश्चन थे दोस्तों 100 क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें भी दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखना। 1/3 है, प्री और मेंस में दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मेंस में दोस्तों ज़्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस का, लेकिन जनरल अवेयरनेस दोस्तों जीके के अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, आप जितना कितना ही पढ़ो, लेकिन आपका अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेते हो और जीके में आप एवरेज भी हो तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% भी कर सकते हो, लेकिन जीके में करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कि दोस्तों किन किन पोस्टों के लिए टाइपिंग होगा, यानी कि फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट TST ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इनके लिए क्वालिफाइंग नेचर मार्क ऑब्टेन इन टाइपिंग टेस्ट शैल बी नॉट बी एडेड फॉर मेरिट लिस्ट, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट में आप मार्क अटेंड करोगे वो आपकी फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। शैल बी कंडक्टेड टू विच नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड, यानी कि टाइपिंग के लिए कितने गुने पहले ही बताया था 8 गुना आपको टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड आप पर मिनट में आपको कितना 30 वर्ड टाइप करना है। इन इंग्लिश 25 WPM इन हिंदी, यानी कि इंग्लिश में 30 वर्ड करना है और हिंदी में आपको कितना करना है 25 मिनट करना है।
और पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल एंड स्पेल चेक फैसिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ का आप प्रयोग नहीं कर सकते विदाउट एडिटिंग टूल्स, यानी कि आप एडिट नहीं कर सकते ऑन स्पेल चेक फैसिलिटी। फॉर गाइडेंस ऑफ दोज हु अवेयर वो टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी कुर्ती देव और मंगला फॉन्ट सेल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी कि आप किस में जो हिंदी के लिए जो अलग अलग वैरायटी है, यानी कि हिंदी हो गया, कुर्ती देव हो गया और मंगला फॉन्ट हो गया, इस हिंदी के अंतर्गत जो फॉन्ट शामिल किए गए हैं वो ये फॉन्ट है जिसमें आप टाइप कर सकते हो। एग्जाम्पशन इन टाइपिंग टेस्ट में बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड, यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए टाइपिंग से छूट है ड्यू टू ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, सेरेब्रल प्लेसी हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी विद नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि आपका इसमें 40% से कम नहीं होना चाहिए, उनके लिए टाइपिंग में आपको छूट है। Such eligible PWT candidate have to upload a scanned copy of typing skill test exemption certificate issued by the competent medical board in the website of respective RRB board conduct of typing skill test in format, यानी कि आपको जो जिस प्रकार का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा बोर्ड को, ताकि आपको टाइपिंग में छूट मिल सके। द मेरिट विल बी ड्राउन ओनली फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन TST, यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो स्किल है, और TST एग्जाम्ड PWT कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेकेंड स्टेज CBT। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किन किन चीज़ों के लिए आपको टाइपिंग देना है और किन के लिए आपको टाइपिंग नहीं देना है। गुड्स ट्रेन मैनेजर है जो कि लेवल 5 पे हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप, ये तीनों जो पोस्ट हैं वो लेवल 5 के अंतर्गत आती हैं। स्टेज फर्स्ट स्टेज यानी कि सभी के लिए फर्स्ट स्टेज तो कॉमन है, यानी कि सभी का फ्री होगा। सेकंड स्टेज ऑल पोस्ट सेकंड, यानी कि सेकंड जो CBT 2 है वो भी सभी पोस्ट के लिए होगा। लेकिन टाइपिंग किस किस के लिए होगा दोस्तों? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट टाइपिंग होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, क्योंकि ये टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट है, क्लरिकल जॉब है एक तरह से, तो इनके लिए ऑफिस जॉब है और इनके लिए टाइपिंग जरूरी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कोई टाइपिंग जरूरी नहीं है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए भी आपको टाइपिंग की कोई ज़रूरी नहीं है। सीनियर स्टेशन मास्टर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसके लिए भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ओनली 2 पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए। जिसके लिए टाइपिस्ट लगा उसके लिए टाइपिंग चाहिए। नॉर्मलाइज ऑफ मार्क शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेट सेल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल, यानी कि आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेस्ट पर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों स्कैनिंग एंड रीसाइजिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक फॉर्म जो गलत होते हैं और फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो सिग्नेचर फोटो की वजह से ही होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार का फ़ोटो अपलोड करना है, किस प्रकार का सिग्नेचर, और SC ST जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो किस प्रकार कितनी KB में अपलोड करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन टू ए मिनिमम 100 DPI, यानी कि 100 DPI में आपको सेट करना है। सेट कलर ऑफ ट्रिकुलर फाइल साइज है स्पेसिफाइड अबव। क्रॉप द इमेज इन स्कैनर टू द एडेज ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर, देन यूज द अपलोड एडिटर टू क्रॉप द इमेज टू सेल फाइनल हैज स्पेसिफाइड अबव। द इमेज फाइल शुड बी इन JPG और JPEG, यानी कि जो आपका इमेज है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और दोस्तों जो 50 kg से 40 रेस्पेक्टिवली यूजिंग MS पेंट एंड MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, यानी कि जो आपका फ़ोटो है फोटोग्राफ के लिए 50 KB और सिग्नेचर के लिए 40 KB का होना चाहिए, है ना। तो नॉट एक्सेडिंग 50 KB और 40 KB, यानी कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो 40 और 50 KB से, यानी कि फ़ोटो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो SC ST सर्टिफिकेट है वो 50 से 100 kg और JPG और JPEG के बीच में आपको अपलोड करना है, यानी कि जो इसकी साइज़ है 50 से 100 kg के बीच में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप फॉर्म भरना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दोस्तों मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन आपका गलत हो गया तो आप उसको सुधार करने के लिए भी RRB के द्वारा आपको डेट दी गई है, उस बीच में आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बाकी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी उसमें सुधार कर सकते हैं, और उसके लिए हर कैटेगरी में कैंडिडेट को 250 रुपये फीस पे करना पड़ेगा।
इस चीज़ का भी ध्यान रखना 250 रुपये, और जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो आपको कभी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बाकी आप जो नॉर्मल जो आप फॉर्म भरोगे वो जिसमें आप जितना पे कर रहे हो उसका रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका रिफ़ंड नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों अगर आपका इनवैलिड फ़ोटो है, सिग्नेचर आपका गलत डल गया है, जो भी फॉर्म फिल करेंगे अपन जो बेसिक डिटेल डालेंगे उसमें अगर आप कोई भी गलती कर सकते हैं तो उसको ही सुधार करने का मौका दिया गया, ना कि आप अकाउंट क्रिएट करने में जो आप बेसिक डिटेल डाल रहे हैं उसको आप सुधार नहीं सकते। तो इसलिए जो क्रिएट अकाउंट है उसको ध्यान से करना, क्योंकि उसमें सुधार नहीं होगा, बाकी फॉर्म भर रहे हैं उसमें सुधार हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट पैरामीटर, जो कि नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में भी नोटिफिकेशन में दे रखा है कि पोस्ट पैरामीटर को ही देख के आप फॉर्म फिल करना। यानी कि जो पहली पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर है, उसका जो लेवल है वो 6 लेवल की जॉब है, बेसिक पे 35,400 है, लेकिन इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो दोस्तों B2 वाला चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही फॉर्म भरना कि किस कैटेगरी में, किस पोस्ट में किस मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड है, तभी आप फॉर्म भरना। और जो डिसेबिलिटी जो कैटेगरी है उसके लिए भी दे रखा है कि कौन सी डिसेबिलिटी आपको फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि VI वाले नहीं भर सकते, नो, HI भर सकते हैं, LD और OD वाले नहीं, और MD वाले यस, यानी कि ये भर सकते हैं। और स्टेशन मास्टर के लिए आपको जो A2 वाला चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 वाला चाहिए। जो गुड्स गार्ड है, ट्रेन मैनेजर है, उसके लिए भी A2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए C2 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए C2, यानी कि इन दोनों के लिए C2 मेडिकल। और स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर है उसके लिए A2 का, और चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट के लिए आपको B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप फॉर्म फिल करना। अगली जो स्लाइड है दोस्तों, जिसमें जितने भी जोन हैं रेलवे के, उसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी कितनी है और उस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, क्योंकि उस जोन वाइज ही आप देख के पोस्ट को भरना, आपका फॉर्म भरना, ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सके। दोस्तों ये जैसे RRB अजमेर है, RRB अजमेर के द्वारा जो पाँचों पोस्ट हैं उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं। RRB बेंगलोर, इस प्रकार की मैंने सारी जो स्लाइड हैं वो बना रखी हैं, जिसको आप देख सकते हो, सारी स्लाइड बना रखी हैं। अगली जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, जैसे ये RRB भोपाल हो गया, RRB भुवनेश्वर हो गया, इस प्रकार मैं सारी स्लाइड बना रखी जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। उसमें देख के ही फॉर्म भरना। आप जिस भी जोन से भरोगे उसमें अपनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि कट ऑफ बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी ऐसे जोन से भर दे हो जहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई हैं तो आप के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे जोन वाइज वैकेंसी अच्छे से देख के ही आप फॉर्म फिल करना। और दोस्तों मैंने यहाँ बता दिया गया था किस किस जोन से कितनी कितनी वैकेंसी हैं, और कैटेगरीज वाइज मैंने लास्ट में बता दिया गया है कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, किस जोन से, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी स्लाइड प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप अच्छे से देख के फॉर्म भर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। ऐसे ही जो भी आगामी रिक्वायरमेंट हैं उनके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेली, मंथली और वीकली करंट अफेयर की वीडियो मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।